लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय, जो अपने दम पर राजनीति करते हैं, बड़े संघर्ष के साथ राष्ट्रीय फलक पर और प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान उन्होंने बनाया हुआ है। 2 बार कपकोट विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार बहुत लंबे समय तक वो राजनीति से कुछ बाहर रहे, लेकिन इस बार फिर दायित्व मिला है तो और अपनी धमक के साथ अपने विरोधियों पर कड़ा प्रहार करते हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक टसन में जिसको कहा जाता है उस पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हमसे उनसे पूछेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, भविष्य की क्या संभावना है, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। भूपेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। भूपेश जी, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, आप भी उसमें काफ़ी सक्रिय रूप से आपने भागीदारी की, तो कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को आप? भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर जनपद में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है और हमारे जनपद में 19 जिला पंचायत की सीटें हैं यहाँ पर, और उसमें से 9 सीटें हम लोग स्पष्ट जीते हैं और कुछ सीटों पे जो भाजपा की विचारधारा के लोग हैं वो जीते हैं। और यहाँ पर पहले से ही पिछली बार भी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, प्रदेश में 2 बार से भाजपा की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी भी एक होती है। तो यहाँ की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए, एंटी इनकम्बेंसी को नकारते हुए बहुत अच्छे वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। और दोनों ब्लॉकों में गरुड़ और बागेश्वर और कपकोट, तीनों ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे संख्या में हमारे बीडीसी मेंबर आए हैं और तीनों ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रमुख बनाएगी और जिला पंचायत अध्यक्ष तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है जी। अच्छा, कांग्रेस भी दावा कर रही है, उसका भी दावा ये है कि वो अध्यक्ष भी बनाएगी, उनका दावा ये भी है कि भाजपा के जो इतने कुछ जीते हुए सदस्य हैं वो हमारे संपर्क में हैं और ब्लॉक प्रमुख भी हम बनाएंगे। उनका दावा कितना मजबूत लगता है, भाजपा का दावा कितना मजबूत है इसमें? देखिए, कांग्रेस का दावा तो उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कभी 300 और 350, 380 विधानसभा सीटें होती थी, उस कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशियों को अगर आप इंटरनेट उठा के देखेंगे तो इस बार उनको कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ, उनको 3000 वोट, 1500 वोट, 1800 वोट, 700 वोट कांग्रेस के बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में, जहां उन्होंने इतने लंबे समय राज किया, देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां उनके विधानसभा प्रत्याशियों को जहां पर 3 लाख वोटों की पोलिंग हो रही है, जहां पर 3.5 लाख वोटों की पोलिंग हो रही है, 4 लाख वोटों की पोलिंग हो रही है, तो 4 लाख वोटों में से उनको 800 वोट मिल रहे हैं, 1500 वोट मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वो लोग दावा कर रहे थे हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो आप समझ सकते हैं वो तो हर जगह दावा करते हैं। तो उनके जो दावा है वो उस दावे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले भी बागेश्वर में जनता ने कांग्रेस को यहाँ मौका दिया, जिला पंचायत में मौका दिया, कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो कांग्रेस का जो दावा है वो बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल सच से परे है। जी। अच्छा, चर्चा ये भी है कि आप तीनों ब्लॉक प्रमुख जो हैं या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो आप अपनी पसंद का बना रहे हैं, इस तरह की चर्चा है कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरी पसंद का मतलब नहीं है, मेरी पसंद का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तीनों ब्लॉकों में प्रमुख होना चाहिए और जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कोई, क्योंकि ऐसी महिला सीट है तो कोई हमारी कोई बहन उसमें होगी। मेरी पसंद का कोई मतलब नहीं है, मेरी पसंद सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस पद पर होना चाहिए। अच्छा, ये भी चर्चा है कि आपका जो पैतृक आवास है भतौड़ा गांव में, यहाँ पर आप सदस्यों को कुछ लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती ला रहे हैं या फिर पैसे से खरीद रहे हैं या फिर गुप्त ठिकानों में भेज रहे हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पे भी है और आम चर्चा लोगों की जुबानी पे भी चर्चा है, तो कितनी सच्चाई है इस बात पर? नहीं, देखिए क्या है कि ज़माना बदल गया है। ये वो ज़माना नहीं है जब मतपेटियों को कांग्रेस के लोग उठा के ले जाते थे और अपने हाथ से मोहर लगा के उसमें डाल देते थे और सर्टिफिकेट भी अपने पास रखते थे। प्रत्याशी सर्टिफिकेट लेने आता नहीं था, सिर्फ वोट डालने आता था। ये कांग्रेस का कल्चर है और जब उनके पास कोई सदस्य रहे नहीं, उनके पास बीडीसी मेंबर नहीं है, उनके पास जिला पंचायत के मेंबर नहीं है, तो ऐसा वो कह रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, धामी जी के प्रति जनता का विश्वास है। जितने बीडीसी मेंबर जीते हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रति उनकी आस्था है
कि वो तुरंत स्वयं स्वतः स्फूर्त भागे चले आ रहे हैं। और बागेश्वर के इतिहास में आप भी यहाँ पर दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं और 40 बीडीसी मेंबर जो है बागेश्वर ब्लॉक में हैं और 40 बीडीसी मेंबर में से मेरे आवास पे 3 दिन पहले 35 मेंबर स्वतः यहाँ पहुँच गए कि हम भाजपा का बोर्ड बनाना चाहते हैं। और उसमें से कुछ भाजपा के जीते हुए लोग थे, समर्थित थे, कुछ अन्य दलों के समर्थित थे, लेकिन सबकी आस्था भाजपा के प्रति थी और स्वतः स्फूर्त यहाँ पर आए। आप मेरे आवास पर आए हैं, मेरा आवास जो है कितना दुर्गम स्थान पर है, पैदल भी चल के आना पड़ता है, सड़क मार्ग से पैदल भी है, तो यहाँ किसी को हम जबरदस्ती बंधक बना के तो ला नहीं सकते। तो व्यक्ति स्वतः स्फूर्त आया, अपनी स्वेच्छा से आया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था जता के आया कि जनता को पता है, कार्यकर्ताओं को पता है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता से वादे किए हैं। उन्होंने वादे किए हैं रास्ते बनाने के, उन्होंने वादे किए होंगे विद्यालयों की व्यवस्था ठीक करने के, पेयजल व्यवस्था ठीक करने के। तो सारे बीडीसी मेंबर को पता है कि अगर जब ब्लॉक प्रमुख में भारतीय जनता पार्टी का होगा, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो तभी उनका काम हो पाएगा। और धामी जी के प्रति लोगों की आस्था है, तो इसीलिए लोग स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं। हमने किसी के ऊपर कोई किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। लोग अपनी स्वेच्छा से भाजपा को समर्थन देने के लिए स्वतः मेरे यहाँ आए थे। तो चर्चा तो ये भी है कि वो कहीं गुप्त ठिकानों में रखें, कहाँ रखें आपने सदस्य? ऐसा कोई गुप्त ठिकाने में नहीं है। लगभग सारे मैं बल्कि आपकी खबर देख भी रहा था, मुझे थोड़ा कष्ट भी हुआ आपकी खबर देख के कि वो गुप्त ठिकानों में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे लोग लगभग अपने घरों पर हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, तो अन्यंत्र अपने रिश्तेदारी में चले गए होंगे, दाएँ बाएँ चले गए होंगे। लेकिन आप मेरे घर पर आए हैं, आप मेरे घर के सारा पूरा आवास खंगाल लीजिए, यहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। हमने किसी को गुप्त स्थान पर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हमारा उनके प्रति विश्वास है और उनकी आस्था भाजपा के प्रति है, उनकी आस्था माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के प्रति है। तो कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ विश्वास आपस में होता है तो वहाँ पर किसी को गुप्त स्थान पर भेजने की आवश्यकता नहीं है जी। अच्छा, इस तरह की चर्चा भी है कि आप इस पंचायत चुनाव में भागीदारी करके 2027 की अपनी जो विधायक की पद की दावेदारी है उसको सशक्त बनाना चाहते हैं, उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, या हाईकमान की नज़र में आप अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, संगठन ने, हाईकमान ने मेरे को राज्य मंत्री का दायित्व दिया है। ये मेरा गृह जनपद है, तो बिल्कुल एक मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। जब मुझे पार्टी ने किसी पद पे नवाजा है, मेरे पे इतनी मेहरबानी की है, मुझे इतना विश्वास जताया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी के लिए कुछ करूँ। और प्रदेश हाईकमान ने, पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को जिम्मेदारी दी कि आप बागेश्वर में इस काम को संभालिए, बागेश्वर ब्लॉक, विशेष रूप से बागेश्वर ब्लॉक को आप देखिए। तो उस नाते मैं इसको कर रहा हूँ और मेरा 2027 की दावेदारी से कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार इस बात को कई चैनलों में कह भी चुका हूँ कि मेरी यहाँ से कोई दावेदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक है सुरेश गढ़िया हैं, वो युवा विधायक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगला चुनाव वही लड़ेंगे। मेरी यहाँ से कोई दावेदारी नहीं है। अच्छा, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हुए थे, इसमें देखा हमने कि कई प्रत्याशियों ने हमको ये बताया कि उसमें आपका पोस्टर शुरुआती चरण में नहीं था और कुछ प्रत्याशी को आपत्ति भी हुई, तो शायद ये बात हाईकमान तक गई, तो फिर उसके बाद शायद आपका पोस्टर आया, अन्य जैसे विधायक जी का पोस्टर था और था। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है इसके पीछे का राज? देखिए पंडित जी, क्या है कि वो जो पोस्टर वाली जो बात थी, तो मैं असल में इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं इतना छपता छपाया हूँ पूरे प्रदेश में, प्रभु की कृपा से देश प्रदेश में, कि मेरे को छपने की कोई ऐसी बहुत लालसा नहीं है। और नए प्रत्याशी थे, गांव के प्रत्याशी होते हैं, तो कुछ लोगों ने लगाया, कुछ लोगों ने नहीं लगाया। तो बाद में ऐसी जानकारी मिली कि वो कहीं एक ही जगह से छाप के भेजे गए थे सारे प्रत्याशियों के लिए, तो ऐसी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें रही होगी, ध्यान में नहीं आया होगा, तो वो कोई ऐसा विशेष ऐसी बात नहीं थी। और बाद में वो सभी प्रत्याशियों ने उसको सुधारा, जिनको लगता था मेरी उपयोगिता है, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने वहाँ जाके काम भी किया और वो लोग जीते भी हैं। तो मेरा इसमें एक पोस्टर पे फ़ोटो होने से कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। पोस्टर पे जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पोस्टर में मोदी जी होने चाहिए। हमारे पोस्टर में हमारे पोस्टर बॉय इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी होने चाहिए, कमल का फूल होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। और पोस्टर में जो चुनाव हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है, देवतुल्य कार्यकर्ता लड़ रहा है, वो होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है और उनका होना ही बहुत ज़रूरी था और वो थे जी। अच्छा, अक्सर देखने में जब से आप सक्रिय रूप से उसमें राजनीति में आए हैं या आपको जब से दायित्व मिला हुआ है, तो देखा जा रहा है कि आपकी कपकोट विधायक जी के प्रति प्रतिद्वंदिता लगातार बढ़ते रह रही, तो उनसे ऐसी
ऐसी प्रतिद्वंदिता आपकी क्यों है? क्या ये 2027 के लिए कशमकश है या आप अपना कुछ ज़्यादा सुपर दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मेरी ओर से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर देखेंगे डे फर्स्ट से देखेंगे तो मैंने हर मंच से सुरेश गड़िया जी के लिए अच्छे वचन बोले हैं और हर मंच से लगभग मैं अभी आपको भी मैंने बोला कि 2027 में दावेदारी उन्हीं की होगी, वही चुनाव लड़ेंगे, युवा विधायक हैं। जिस दिन बागेश्वर में मेरा स्वागत समारोह था दायित्व मिलने के बाद, राजनीति बनने के बाद, उस दिन मैंने सारे जो पूरे ज़िले के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पर थे, उनके सम्मुख मैंने मंच से अपने भाषण में बात बोली थी कि हमको आज के बाद अगले चुनाव के लिए 27 के चुनाव के लिए बागेश्वर के जो विधायक हैं पार्वती दास जी और कपकोट के जो विधायक हैं सुरेश गड़िया जी, उनके लिए हमने आज से पूरी ताकत से काम करना है। और उसके अलावा कई मंच मुझे मिले इस बीच में लगातार चुनाव में, तो मैंने हर मंच से कहा है अगर मेरे मन में उनके प्रति कोई दुराग्रह होता, मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष होता, तो इतनी समझ मुझे है कि कैमरे के सामने क्या बात बोलनी चाहिए, क्या बात नहीं बोलनी चाहिए, क्या बात यूट्यूब में चली जाएगी, क्या बात बाद में इस्तेमाल होगी, तो इतना मुझे समझ है। मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष नहीं है। मैं उनको पूरा अपनी ओर से मदद करता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आज भी मैं यहाँ पर बैठ के बीडीसी मेंबर जिता रहा हूँ, मैं जिला पंचायत के मेंबर को जिता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख बना रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में मदद कर रहा हूँ, तो इसका सीधा जो लाभ है वो सुरेश गड़िया जी को होना है। अगर मैंने उनको नुकसान करना होता तो मैं यहाँ पार्टी के जिताने में काम नहीं करता और मदद नहीं करता, मैं यहाँ आता नहीं। मैं यहाँ 24 घंटे में से 20 से 21 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं 20 से 21 घंटे यहाँ काम कर रहा हूँ। रात दिन काम करके मैंने सारे बीडीसी लोगों को चुनाव जिताया, जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव जिताया, ब्लॉक प्रमुख बना रहा हूँ, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहा हूँ। अगर मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष होता तो मैं ऐसा नहीं करता। मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष नहीं है और मेरे तो छोटे भाई हैं और मैं चाहता हूँ कि वो जो है जनहित में अच्छा काम करें और जहाँ मेरे उनको सहयोग की आवश्यकता होगी हम मिलजुल के काम करेंगे। और आपने उनसे पूछना चाहिए कि उनके मन में अगर कुछ मेरे लिए है तो वो बताएं, नहीं है तो बताएं, और है तो फिर क्यों है, इसका उत्तर तो आपको वो दे सकते हैं। मेरे मन में उनके लिए अपार स्नेह है और भरपूर प्यार है। अच्छा, कपकोट में तो आपने लगभग क्लियर कर दिया कि कपकोट से सुरेश गड़िया ही चुनाव लड़ेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कांग्रेस में भी हम देख रहे हैं वहाँ भी प्रतिद्वंदिता है, हरीश सेठानी वर्सेज ललित फरसवाण में एक प्रतिद्वंदिता वहाँ पर दिख रही है। दोनों वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं वहाँ पर, किसको टिकट मिलेगा। तो आपको अगर पार्टी अगर कपकोट से टिकट देती है, अगर आपको देती है, तो आपके लिए सॉफ्ट टारगेट कौन होगा? मतलब आपको इजी टास्क कौन लगेगा, ललित फरसवाण है या हरीश सेठानी है या कोई और? टारगेट पे तो उसको लिया जाता है कि जिसके अंदर जान बची हो। टारगेट पे उसको लिया जाता है जिसके अंदर जान बची हो और जिसका कोई साइज हो। जो शून्य है, शून्य तो साइज में टारगेट में आता ही नहीं है, बिंदु है और उनके अंदर जान तो बची है नहीं। जितनी जान बची है वो जान हम इनकी अभी ब्लॉक के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में निकाल देंगे। इनके अंदर कोई जान बची नहीं है, निर्जीव लोग हैं और सिर्फ एक नाटक मंडली के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं और विदूषक की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं और कुछ नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाएं हैं, काम करने की जो कार्यशैली है, जो संस्कार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट नहीं मांगती, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्लॉक प्रमुख नहीं बनाती, भारतीय जनता पार्टी विकास भी देती है, शिक्षा भी देती है, संस्कार भी देती है, रोजगार भी देती है। और इन्होंने इतने वर्षों में यहाँ पर लोगों को छला है, लूटा है, ठगा है, तो ना मेरे निशाने पे कोई है क्योंकि निशाने योग्य कोई है नहीं, बचा नहीं। और बाकी उनके अंदर राजनीतिक रूप से वो निर्जीव हो चुके हैं और समाप्ति की ओर हैं। लेकिन 2017 का हमने चुनाव देखा, 2022 का हमने चुनाव देखा, तो आपकी प्रतिद्वंदिता हमने देखी कि आपने जो है भाजपा को जिताने का रास्ता भी तैयार किया और कांग्रेस का हराने का रास्ता भी तैयार किया। तो जो उस वक्त के विधायक थे ललित फरसवाण, तो उनसे ऐसी क्या आपकी अदावत है, ऐसी क्या दुश्मनी उनसे है शुरू से आपकी? देखिए, मैंने 2017 का जो चुनाव लड़ा और जो 22 का चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव जीतने के लिए लड़ा और बहुत कम समय में मेरे को जनता ने अपार स्नेह दिया। पहाड़ की सीटों पे इतनी बड़ी संख्या में वोट मिलना और जितना वोट मुझे मिला उतने वोटों में पहाड़ की सीटों पे विधायक बन, उससे कम सीटों पे पहाड़ में विधायक बन जाते हैं। मुझे लोगों ने 20 दिन के अंदर इतना अधिक वोट दिया, इतना प्यार दिया, हर बूथ पे मेरे को लोगों ने स्नेह दिया, लोग बूथ पे खड़े रहे, डट के लड़े, तो वो मैंने चुनाव जीतने के लिए लड़ा था।
और ठीक है, मेरे भाग्य में नहीं था तो मैं चुनाव हार गया। मैं 17 में भी चुनाव हारा, 22 में चुनाव हारा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। तो मैं अपने दम पर चुनाव लड़ रहा था और दोनों बार चुनाव में हारा। लेकिन मेरी ललित फर्सवाण से कोई मेरा झगड़ा नहीं है, कोई अदावत नहीं है। ललित फर्सवाण की आदत है कि सभी लोगों से खुद झगड़ा लेना। ललित फर्सवाण की आदत है किसी बढ़ते हुए व्यक्ति को रोकने का प्रयास करना। ललित फर्सवाण ने मेरे सामने भी बहुत सारे अवरोध डाले थे। उस समय 2013 के समय में मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बागेश्वर में बन रहा था। ललित फर्सवाण जो बागेश्वर जिला पंचायत की सीट है, आपको सभी लोगों को पता है कि वो जनरल भी विशेष रूप से मेरे लिए उस समय व्यवस्था हुई थी और सब लोग चाहते थे, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री चाहते थे कि भूपेश उपाध्याय बागेश्वर से जिला पंचायत का अध्यक्ष बने, और सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक मुख्यमंत्री जी चेंज हो गए, मुख्यमंत्री बन गए हरीश रावत जी उसके बाद में। तो ललित फर्सवाण जी ने उसको बहुत व्यक्तिगत तरीके से लिया और पूरे प्रहार करते हुए मुझे चुनाव लड़ने से उन्होंने रोका। और हरीश रावत जी से मैंने स्वयं बात की तो हरीश रावत जी ने कहा कि ललित फर्सवाण जो है तुम्हारे लिए मना कर रहे हैं। तो मैं चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उसके बाद भी उस समय भी 19 में से 9 सदस्य मेरे जीते थे, मेरे व्यक्तिगत मेरे लोग जीते थे। और तब से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। क्योंकि ललित फर्सवाण बहुत छोटी राजनीति करते हैं तो उसका जवाब मैंने उनको समय समय पर दिया है। और अगर ललित फर्सवाण आज राजनीतिक रूप से निर्जीव हो चुके हैं, अगर ललित फर्सवाण बिल्कुल राजनीति समाप्त हो चुके हैं, तो उसका कारण सिर्फ भूपेश उपाध्याय है। मैंने ही ललित फर्सवाण को 2 बार रोका है और भविष्य में भी मैं आपको कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि जिस तरह की गंदी राजनीति उन्होंने इस क्षेत्र के साथ की है, गरुड़ में रह के, दूसरे क्षेत्र में रह के रहने वाले आदमी को यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया। और ललित फर्सवाण ने यहाँ आज आप देखिए कि लगभग 13 साल की राजनीति करने के बाद भी आज ललित फर्सवाण का कपकोट विधानसभा के अंदर में अपना घर नहीं है। उनको इतनी समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि मैं कम से कम यहाँ राजनीति करता हूँ तो मैं यहाँ अपना एक घर बना लूँ, एक 2 कमरे का एक अपना आवास बना लूँ। वो गरुड़ से आते हैं और यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं। तो उनको यहाँ चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है और राजनीतिक रूप से वो समाप्ति की ओर निर्जीव हो चुके हैं। जी अच्छा, आपने जितनी बातें करी उससे लग रहा है कि 2027 में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या ये माना जाए कि 2027 में भूपेश उपाध्याय को हम कहीं से प्रत्याशी नहीं देखेंगे, या कहीं से क्या भूपेश उपाध्याय के आप चुनाव लड़ेंगे नहीं? देखिए, मैं राजनीति में हूँ। मैंने संन्यास नहीं लिया है, मैं साधु नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, मैंने गृहस्थ नहीं छोड़ा है। राजनीति में है तो निश्चित रूप से राजनीति करेंगे। आपने पूछा था कि कपकोट से राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे, कपकोट से टिकट मांगेंगे नहीं मांगेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कपकोट से मेरी कोई दावेदारी नहीं है। लेकिन अगर मेरी पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पार्टी ने मुझे आज एक दायित्व देके मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, मुझे राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है, तो पार्टी को अगर मेरी उपयोगिता लगेगी कि मैंने कहीं पर चुनाव लड़ना है, या पार्टी को आवश्यकता लगेगी कि कोई सीट हमारी कमज़ोर है, वहाँ भूपेश उपाध्याय को अगर चुनाव लड़ाते हैं तो जीत सकते हैं, तो मैं भाजपा के सिंबल पे 20 दिन के अंदर में कठिन से कठिन सीट पे माहौल बना के चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। तो पार्टी के कई लोगों से बीच में ऐसी हंसी मजाक के दौर में बात होते रहती है, तो कई लोग बहुत सी कठिन सीटों का जिक्र करते हैं कि भाई उस सीट पे कांग्रेस का कोई बहुत ह्यूज साइज का कोई नेता है, बड़े नेता हैं, उनके सामने कौन लड़ेगा या उस सीट को हम क्या करें। तो हंसी मजाक के हल्के फुल्के माहौल में मैं कई बार पार्टी के लोगों से कहता हूं कि जहां पर कोई लड़ने को तैयार नहीं हो, जिस सीट पे ऐसा लगता हो कि हम जीत ही नहीं सकते, उस सीट पे आप मेरे को भेज दीजिए, 20 दिन का समय दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दे दीजिए, मैं वहाँ जाऊँगा और 20 दिन के अंदर माहौल बना के चुनाव जीतने की क्षमता, हिम्मत मेरे अंदर है। आपका ये सवाल था कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात, मेरी जिम्मेदारी है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बने, धामी जी मुख्यमंत्री बने, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पार्टी ने जैसे आज मेरे को स्थान दिया है, सम्मान दिया है, भारतीय जनता पार्टी भी तब भी मुझे कहीं ना कहीं सम्मान अवश्य देगी। जब मुझे आज दिया है, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करते हुए मेरे को स्वीकारा है, तो जब मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा, तो पार्टी कहीं ना कहीं मेरे को निश्चित रूप से एडजस्ट करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी अच्छा भूपेश जी, जब से आप राजनीति में आए हैं, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, तो जब से आप राजनीति में आए तो हमेशा आप विवादों में घिरे रहते हैं। बीच में आपने क्या किया कि बागेश्वर एक मस्जिद है, वहाँ पर जो लाउड स्पीकर बजता था, अजान होती थी, तो उसको आपने उसके लाउड स्पीकर उतरवा दिए। लेकिन लोगों को आरोप ये था कि इस तरह के तो मंदिरों में भी बहुत शोर होता है, भागवत कथा होती है, हनुमान चालीसा होती है, तो वहाँ के लिए आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, लेकिन वहाँ के आपने वो उतरवा दी। तो ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, ऐसा है ना कि बागेश्वर हिंदू नगरी है, कुमाऊं की काशी है, और मंदिर के शोर में मस्जिद के शोर में बड़ा फ़र्क है। मंदिर से जो आरती होती है, मंत्रोच्चार होता है, उसमें सद्भावना छुपी है।
और जो मस्जिद से जो अजान होती है उसमें दुर्भावना छुपी है। और वो लोग यहाँ पे जिहाद की मानसिकता से आके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बागेश्वर नगर को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पुराने मुसलमान बागेश्वर नगर में थे, मुस्लिम भाई थे, वो हमारे साथ होली मनाते थे, हम उनके साथ ईद मनाते थे। तो इस तरह का आपस में एक बहुत प्रेम का एक उनसे हमारा संबंध था। लेकिन जब से ये ऊंचे पजामे वाले यहाँ पर बाहर से लोग आए हैं, इन लोगों ने यहाँ गंदी फैलाना शुरू कर दिया है, जिहाद की मानसिकता से यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने उस समय जो है मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाए थे और मैंने बहुत कड़े शब्दों में, धमकी भरे शब्दों में कहा था कि अगर लाउड स्पीकर आपने 2 दिन के अंदर नहीं उतारे तो जो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में जो 50,000 वोट के डीजे चलते हैं, मैंने कहा वो डीजे का ट्रक मैं यहाँ पर लगा के यहाँ कीर्तन करवाऊंगा। प्रशासन का धन्यवाद है, तत्कालीन डीएम का, तत्कालीन एसपी का, कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हो पाया था, मेरी मांग पर उन्होंने बातें समझते हुए लाउड स्पीकर उतारे। मैं उनका आभारी हूँ। और मुस्लिम भाइयों से हमारी कोई दुर्भावना मन में नहीं है। वो यहाँ प्रेम से आएँ, प्रेम से काम करें, लेकिन इस शहर को, इस हमारे पर्वतीय ज़िले को, कुमाऊँ की काशी को अगर दूषित करने का प्रयास करेंगे तो लाउड स्पीकर ही नहीं, मैं बहुत कुछ उनके उतारने की हिम्मत रखता हूँ। और उसके लिए अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए सबसे आगे तैयार रहूँगा। लेकिन संविधान तो धार्मिक आज़ादी देता है ना, ये संवैधानिक तरीके का ये तो तरीका तो नहीं हुआ। संविधान तो हमें ये आज़ादी देता है। संविधान आज़ादी देता है, लेकिन संविधान ये तो नहीं कहता कि आप जबरदस्ती जाके किसी शहर में, किसी नगर में, धार्मिक नगर में, हिंदू नगर में आप वहाँ जाके गंदगी फैलाएं। वो ये तो नहीं कहता कि आप वहाँ पर जाके माहौल को ख़राब करें, वहाँ के लोगों को दूषित करें, वहाँ लव जिहाद फैलाएं। किसी धर्म में ये तो नहीं लिखा। हिंदू पूरे देश के अंदर है, बागेश्वर के हिंदू पूरे देश के अंदर जा रहे हैं, पूरे देश में रोजगार कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके संस्कृति को दूषित करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहाँ हमारे लोग जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, अपने घर को आते हैं। इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा हमारे समाज को दूषित करना है। आज बागेश्वर नगर की आप डेमोग्राफी देखेंगे तो बागेश्वर में आज हज़ारों की संख्या में इनकी संख्या पहुँच चुकी है चारों दिशाओं में। तो ये कल को यहाँ के वोट को प्रभावित कर रहे हैं, मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ की जो डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है उससे हमारे लोगों के हकूक छिन रहे हैं। और राशन की दुकान पे इनके राशन कार्ड यहाँ पर बने हुए हैं। जो हमारे पहाड़ के भाई का राशन था, उस राशन को ये लोग खा रहे हैं, मोदी जी के दिए हुए चावल को खा रहे हैं। और उसके बाद में आप हमारी संस्कृति के आप खिलाफ काम करेंगे, आप हमारे धर्म के खिलाफ आप काम करेंगे, तो वो मंजूर नहीं है। तो इसलिए मेरा विरोध है। और बाकी मेरे बहुत से अच्छे मुस्लिम भाई हैं, उनसे हमारा प्रेम है, व्यवहार है। लेकिन अगर कोई हमारी संस्कृति के ऊपर जो है अटैक करेगा, हमारे क्षेत्र को दूषित करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ मैं पूरी ताकत से खड़ा रहूँगा, चाहे उसका मुझे राजनीतिक रूप से कितना ही नुकसान झेलना पड़े। मैं ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने व्यस्त समय से बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, आप अपना समय निकाल के इस दूर मेरे गाँव में आए, इतना पैदल आप चल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों का जो मुझको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ प्रदेश के सरकार में दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय, जो जिनका स्पष्ट मानना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तीनों ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी। बहुत बड़े मार्जिन से वो जीतने वाले हैं, उनका दावा है। और 2027 के लिए उनका कहना है कि उनका कपकोट से कोई दावा नहीं है, किसी विधायक से या उनसे कोई उनकी प्रतिद्वंदिता नहीं है। और उनका ये भी मानना है कि चुनाव जरूर लड़ेंगे प्रदेश की किसी भी टफ सीट से, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत टफ सीट लगती है, उस विधानसभा से वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।